सोचिए, एक गुलाम जो इतिहास का पहला सुल्तान बना। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव किसी शहजादे ने नहीं बल्कि एक गुलाम के हाथों रखी गई। एक ऐसी सल्तनत जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को और उसकी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम और आप समय के पन्नों को पलटकर उस 320 साल लंबे दौर की कहानी में चलेंगे जिसे इतिहास दिल्ली सल्तनत के नाम से जानता है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। ये सत्ता, संघर्ष, हैरत अंगेज प्रयोगों और एक मिलीजुली तहजीब के जम की दास्तान है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई एक आक्रमण के बाद, बिखरी हुई जमीनों को एक झंडे के नीचे लाने से। और इस नामुमकिन काम को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही गुलाम था जिसका जिक्र हमने किया। देखिए, सल्तनत का ये 320 साल का सफर 5 अलग-अलग राजवंशों से होकर गुजरा। गुलाम वंश से इसकी शुरुआत हुई, फिर आए खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश के साथ इसका अंत हुआ। हर वंश ने इस सल्तनत की कहानी में अपना एक नया अध्याय जोड़ा। तो कहानी का पहला किरदार है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम, जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर सल्तनत की नींव रखी। वो अपनी दरियादिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। वो सल्तनत की इमारत का बस पहला पत्थर ही रख पाया, उसे एक मजबूत किले में तब्दील नहीं कर सका। और वो मजबूत किला बनाने का काम किया ऐबक के ही गुलाम और फिर दामाद इल्तुतमिश ने। इसीलिए इतिहासकार ऐबक को सल्तनत का संस्थापक तो कहते हैं, लेकिन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही इस नई नई सल्तनत को वो ढांचा, वो संस्थाएं दी जिन पर ये अगले कई सौ सालों तक टिकी रहीं। तो आखिर इल्तुतमिश ने ऐसा क्या किया? उसने 4 सबसे बड़े और जरूरी काम किए। पहला, उसने राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली को बनाया, जो ज्यादा सुरक्षित और सेंटर में थी। दूसरा, उसने सल्तनत की अपनी करेंसी शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को एक पहचान मिली। तीसरा, उसने इक्ता प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप दिया, मतलब अधिकारियों को तनख्वाह की जगह जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था, जिससे वो अपना खर्च चलाते और राजा के लिए सेना भी रखते थे। और चौथा, उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहा गया। ये उसकी ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ। तो नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन ये सल्तनत अब भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी थी, अंदर भी और बाहर भी। इसे बचाने के लिए सिर्फ नियम कानून काफी नहीं थे। इसे जरूरत थी लोहे की दीवारों की और एक ऐसे सुल्तान की जिसके शब्द कानून और जिसकी तलवार ही इंसाफ हो। और वो सुल्तान था बलबन। उसकी नीति थी लॉ एवं रक्त की नीति, यानी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। नाम से ही जाहिर है, इस नीति में रहम की कोई जगह नहीं थी। इसका एक ही मतलब था, सल्तनत के दुश्मनों के लिए सिर्फ तलवार और खौफ। विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचलो कि दोबारा कोई सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। ये एक बेहद क्रूर नीति थी, लेकिन बलबन का मानना था कि सल्तनत को बचाने का यही एक रास्ता है। दरअसल बलबन का असली मकसद सुल्तान के पद को इतना ऊंचा और शक्तिशाली बना देना था कि कोई उस पर सवाल ही ना उठा सके। उसने कहा कि सुल्तान जमीन पर जिल्ले इलाही है, यानी ईश्वर की परछाई, और ईश्वर की परछाई से कोई सवाल नहीं कर सकता। उसका हर हुक्म पत्थर की लकीर है। अब इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उसने कुछ कड़े नियम बनाए, जैसे दरबार में सिजदा करना, यानी सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सलाम करना, और पैबोस, यानी सुल्तान के कदमों को चूमना। ये सब सुल्तान को सबसे ऊपर साबित करने के तरीके थे। और अपनी इस ताकत को जमीन पर बनाए रखने के लिए उसने एक ताकतवर मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवान-ए-अर्ज। बलबन ने जो लोहे की बुनियाद तैयार की थी, उसी पर खिलजी और तुगलक वंश ने सल्तनत की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी कीं। ये सल्तनत की बुलंदी का दौर था, बेपनाह ताकत का, बड़े-बड़े और अजीबो-गरीब प्रयोगों का, और कुछ तबाह कर देने वाले नतीजों का। और इस दौर का सबसे बड़ा चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा सुल्तान जिसने ना सिर्फ मंगोलों के खूंखार हमलों को बार बार नाकाम किया, बल्कि पहली बार सल्तनत की फौजों को दक्षिण भारत में देवगिरी और वरंगल तक पहुंचा दिया। उसने बाजार की हर चीज की कीमत तय कर दी, जो उस जमाने में एक अजूबा था,
और सबसे बड़ी बात, उसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई जिसे इक्ता नहीं बल्कि नकद में तनख्वाह दी जाती थी। खिलजी के बाद सल्तनत ने एक और ताकतवर सुल्तान देखा, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अलाउद्दीन था, बेरहम लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ, जो ताकत के दम पर सफल हुआ। दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा, भविष्य की सोचने वाला, लेकिन उसकी योजनाएं हकीकत से कोसों दूर थीं और जल्दबाजी में लिए गए उसके फैसलों ने सब कुछ तबाह कर दिया। तुगलक की बड़ी योजनाएं इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां बन गई। पहला, उसने रातों रात हुक्म दिया कि राजधानी दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद जाएगी और पूरी दिल्ली की आबादी को पैदल वहां जाने पर मजबूर किया। हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। फिर उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, कांसे के सिक्के जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर थी। नतीजा, लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। और तो और, जब दोआब के इलाके में भयानक अकाल पड़ा तो उसने वहां टैक्स और बढ़ा दिया, जिससे एक बड़ा विद्रोह भड़क गया। मोहम्मद बिन तुगलक की इन नाकामियों ने सल्तनत को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि अब वो बिखरने की कगार पर थी। और यहीं से शुरू हुआ एक महान साम्राज्य के पतन का लंबा और दर्दनाक सफर। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो 1398 में तैमूर के हमले ने पूरी कर दी। तैमूर ने दिल्ली को लूटा, जलाया और सल्तनत की बची खुची ताकत को भी खत्म कर दिया। ये हमला सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। तुगलक वंश खत्म हो गया और फिर सैयद जैसे कमजोर राजवंशों का दौर शुरू हुआ जो बस नाम के सुल्तान थे। और इस लंबे सफर का अंत इस तारीख पर हुआ, 1526, पानीपत की पहली लड़ाई का मैदान। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ काबुल से आया हुआ बाबर। इस जंग में लोदी की हार हुई और इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो। लेकिन क्या एक साम्राज्य का अंत उसकी कहानी का भी अंत होता है? शायद नहीं। सल्तनत सिर्फ लड़ाइयों और सुल्तानों की कहानी नहीं है। उसने हिंदुस्तान को एक ऐसी विरासत दी जिसका असर आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। सल्तनत की सबसे बड़ी देन थी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब एक ऐसा ढांचा जहां सुल्तान सबसे ऊपर था और उसके नीचे अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे, जैसे वित्त के लिए दीवाने वजारत, सेना के लिए दीवाने अर्ज। शासन का यही मॉडल था जिसे बाद में मुगलों ने और भी बेहतर बना। सल्तनत की विरासत सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि पत्थरों में भी जिंदा है। दिल्ली में आसमान को छूता कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का खूबसूरत अलाई दरवाज़ा और तुगलकाबाद का विशाल वीरान किला, ये सब उसी दौर की देन है। ये इमारतें आज भी अपने बनाने वालों की कहानी कहती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ। असली सवाल तो ये कि 320 साल, 5 वंश और एक साम्राज्य के बाद क्या वो कभी पूरी तरह खत्म हुई, या आज भी हमारे प्रशासन में, हमारी कला में, हमारी भाषा में और हमारी तहजीब की आत्मा में वो सल्तनत किसी न किसी रूप में धड़क रही है।